सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो आप इस सिचुएशन में सही होंगे। आई नो आपको लग रहा होगा मैं फिर से पुराना वाला डायलॉग मारूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर नीट के लिए है ये वीडियो लेक्चर। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। ठीक है, नाउ लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि कल हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चालू होने वाला है वो वेपर प्रेशर चालू होने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट आवर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। वेपर प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन। अब ये इवोपोरेशन का मतलब क्या होता है, तो जस्ट समझो। सपोज करो ये कोई कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है और इसमें कोई मैंने लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने प्योर लिक्विड लिया हुआ है। प्योर लिक्विड ए है इसमें। ठीक है, तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा ना बेटा, इस जगह पे जो मॉलिक्यूल होगा उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ से लग रहा है। मतलब ये यहाँ आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूल अंदर बल्क यहाँ पे रहता, बहुत अंदर रहता, तो वो बल्कि बल्कि मॉलिक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि उसको हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो एक मिनट होल्ड करना जस्ट। ओके, आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो हर तरफ से बल्कीनेस उसको मिल रही है। ठीक है, और अगर आप ये देखोगे कि मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर होंगे, ठीक है, सरफेस पे होंगे, दो बातें। जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है, आई अगेन रिपीट अगेन, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे उसको हर तरफ से क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा है। हर तरफ से मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब यूनिफॉर्मली अट्रैक्टेड रहेगा हर तरफ से, मतलब उस जगह पे वो स्टेबल होगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उनकी कहानी थोड़ी स्थिति दूसरी होगी। अब आप ये आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ये सर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही सरफेस पे क्यों है? तो सिंपल सा रीजन है, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सब बाकी सबसे क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। थोड़ा ध्यान से समझना। अब बात होता क्या है कि अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, तो आपको भी पता है कि सॉलिड में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है सॉलिड में। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम नहीं बोल सकता आप, इंटरमीडिएट बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे गैस में जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम बोल सकते हो, या आप निग्लिजिबल भी बोलोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है ऐसा। ठीक है, तो जब ये होगा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होगा कि जब ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल बल्कि में है उन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बल्कि मॉलिक्यूल वालों के लिए, बल्कि मॉलिक्यूल वालों के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट करता है काइनेटिक एनर्जी से। इस वजह से ये ऊपर नहीं जा पाता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल मेरे सरफेस पे हैं उनके लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और वो इतनी ज्यादा होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा होता है। मतलब तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल इनका नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब ये जो अट्रैक्शन होगा ये ऑब्वियस बात है, ये डोमिनेट कर जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी को डोमिनेट कर जाती है। और जैसे ही एक बार डोमिनेट कर गई तो ये सीधे ऊपर जाने लगेंगे वेपर के फॉर्म में, मतलब अपने सरफेस को छोड़ते हुए ये ऊपर जाने लगेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इवोपरेशन। तो दैट्स नथिंग बट द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवोपरेशन। ठीक है, लिख देता हूं डेफिनेशन। स्पॉन्टेनियस conversion of spontaneous conversion of spontaneous conversion of liquid molecule liquid molecule spontaneous conversion of liquid molecule present at the surface present at the surface present at the surface into vapor molecule into vapor molecule is known as is known as evaporation is known as evaporation
is known as evaporation. तो spontaneous conversion of liquid molecule present at the surface into vapor molecule is known as evaporation. तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें बेसिकली समझ में आया होगा। देखो, जहां वर्ड स्पॉन्टेनियस आया वहीं वर्ड क्या आया, जो वही कॉन्सेप्ट आया थर्मोडायनेमिक्स का। तो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं कि कि स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनिटी हम कब डिसाइड करते हैं? स्पॉन्टेनिटी हम बेटा तब डिसाइड करते हैं जब किसी प्रोसेस की गिब्स एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो याद रखना, इन मॉलिक्यूल्स की गिब्स एनर्जी ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में डिक्रीज होती है। दैट इज वाई इनकी जो टेंडेंसी होती है वेपर बनने की वो ज्यादा होती है। और इसी इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसी टर्म को हम फुगैसिटी भी बोलते हैं। फुगैसिटी मतलब द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ध्यान ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू आइदर वेपर और आइदर वेपर टू लिक्विड, मतलब स्टेट की चेंज होने की टेंडेंसी को, उसकी पावर को हम, उसकी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? फुगैसिटी टर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये फुगैसिटी क्या डिसाइड करता है? ये फुगैसिटी डिसाइड करता है कि भाई इनका डेल्टा जी किस तरीके से डिक्रीज होगा। तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट फिलहाल के जो टर्म आए इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि इनके वेपर में जाने की टेंडेंसी को हम फुगैसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स क्या क्या होता है? जैसे सपोज करो इवेपोरेशन को, सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। आप अब देखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे लिक्विड उतना ज्यादा इवेपोरेट करेगा। तो पहला फैक्टर तो समझ में आया, टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर ही फैक्टर क्यों होता है? तो उससे पहले ये वर्ड समझ लो, ठीक है। ये जो ग्राफ होता है, मतलब दैट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड। एक ग्राफ ये हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड, ठीक है। ये मान लो T1 टेम्परेचर या T2, तो वो मुझे पता है T2 ग्रेटर देन T1 होगा, वो सब हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये हमने ग्राफ, मैंने आपको मैक्सवेल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो मैंने आपको गैसेस के लिए बताया था। तो याद रखना, फॉर लिक्विड मॉलिक्यूल ये ग्राफ सेम होता है, बिल्कुल सेम, सब चीज सेम रहती है। उनकी स्पीड, इस जगह पे एवरेज स्पीड रहेगी मॉलिक्यूल्स की, इस जगह पे हाई स्पीड रहेगी, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं जिनकी स्पीड ना के बराबर। तो ये सब चीज सेम चीज लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए भी वैलिड होती है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली टेम्परेचर। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए भी वैलिड होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये फैक्टर अफेक्टिंग में जो पहला मेरा जो टर्म आता है, ये पहला टर्म आता है मेरा टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है वो मॉलिक्यूल अपने उस स्टेट में तो रहना नहीं चाहेगा, ठीक है। अब आप खुद से सोचो ना कि अगर आपको आपको कहीं से बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, मतलब एनर्जी के इंटेंस आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा। मान लो एनर्जी को टर्म में पैसे के रिलेट में कर रहा हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया तो आप जमीन में थोड़ा रहोगे, हवा में उड़ लोगे। वही टाइम यहाँ पे भी कि जैसे ही आपको एनर्जी बहुत ज्यादा मिल गई तो वो ऑब्वियस सी बात है वो अपने स्टेट को, मतलब सरफेस को छोड़ते हुए बाहर चला जाएगा। तो दैट्स एज सिंपल एज दैट कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सेकंड जो हो जाएगा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा भैया? सिंपल सा बात है। अब ऐसे सपोज करो इस जगह पे मैंने पानी डाला और इस जगह पे मान लो ये जैसे रूह अफ़ज़ा मैंने यहाँ पे डाला रूह अफ़ज़ा। हो सकता है कि पानी वाला बिल्कुल बिना दाग छोड़े इवोपरेट कर जाए, बट ये तो दाग छोड़ के इवोपरेट होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा रूह अफ़ज़ा वगैरह में या शहद वगैरह में थोड़ा हाईली गाढ़ा, थोड़ा गाढ़ा होता है। क्यों गाढ़ा होता है? क्योंकि उनके बीच के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसको उड़ने नहीं देगा, और उड़ने नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है इवोपरेशन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो सिंपल सी फंडा है कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया। क्यों होता है? जैसे सपोज करो एक इतने कंटेनर में आप एक लिक्विड लो और एक इतने बड़े कंटेनर में लो, तो ऑब्वियस बात है इतने बड़े कंटेनर में क्या होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा इवापोरेट कर, इतने कंटेनर में थोड़े से इवापोरेट कर। मान लो इतने रेट कंटेनर में जो रेट ऑफ मान लो सपोज करो 1000 मॉलिक्यूल इवापोरेट कर रहे हैं एक साथ, इतने कंटेनर में हो सकता है 200 करेंगे, तो ऑब्वियस जितने मॉलिक्यूल इवापोरेट कर रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। तो यहां तक भी समझ में आया कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा रहेगा इवापोरेशन भी उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है। फोर्थ वन क्या होता है, ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस। देखो सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि ड्राई एयर का मतलब क्या है। ड्राई एयर इज द मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। ड्राई एयर क्या है? मिक्सचर O2 और N2 का। तो उसमें आपको करना क्या है, तो उसमें आपको समझना ये कि उसकी एक टेंडेंसी होती है, वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, या किसी भी चीज वेपर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आप बेटर ऐसे समझो कि किसी भी वेपर को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जैसे ही आपने सपोज करो इसका ढक्कन खुला है मेरा, ठीक है, इसका ढक्कन खुला और आप यहाँ से और इसके वेपर बन रहे, ऊपर ऊपर क्या जा रहा है, वेपर जा रहा है। तो ऊपर से आप ड्राई एयर पास करोगे तो वो क्या करेगा, जो इवोपरेट हुए होंगे वेपर, जो इवोपरेट हुआ होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और सैचुरेट हो जाएगा, फिर वो आगे चला जाएगा। और ड्राई एयर पास करो तो जैसे अब ये मान लो सपोज करो कि भैया जो जितना इवोपरेट किया सबको एब्जॉर्ब कर लिया, जितना इवोपरेट किया सबको एब्जॉर्ब किया, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ये ऑपरेशन करने लगेंगे। आई होप सो आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो बस एज सिंपल मैं समझाने क्या चाहता हूँ कि जो आप देखो समुद्री रीजन जब जाते हो या कोई भी सी बीच के किनारे जाते हो, आप वहां देखते हो थोड़ा ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। क्यों होती है? ये देखो समुद्र के ऊपर इवोपरेशन हो रहा है, ऑब्वियसली सन पड़ेगा, पानी है तो इवोपरेट होगा ही। तो ऊपर से ड्राई एयर जब पास होता है तो वो क्या करता है, वो सारे के सारे इवोपरेशन एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस वजह से वहां ह्यूमिडिटी थोड़ा चिपचिपी वाली गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो दैट इज द रीजन कि ड्राई एयर पास करने से इवोपरेशन ज्यादा होगा और ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो ठीक है, इसी को मैं लिख देता हूँ, ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब dry air has tendency to absorb moisture and become saturate and become saturate with it and become saturate with it. And in order to do that, and in order to do that, in order to do that, it increases rate of इट इंक्रीजेज रेट ऑफ इवोपरेशन। तो आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ड्राई एयर क्या होता है, टेंडेंसी होती है उसको एब्जॉर्ब करने की मॉइस्चर को, तो जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर सैचुरेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद वो हट जाता है। तो मतलब आप जब भी उसको फील करोगे तो देखो चिपचिपी थोड़ी आपको हवा लगेगी। एंड विथ इट, इन ऑर्डर टू डू दैट, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। उस तरीके से क्या करता है, रेट ऑफ इवोपरेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की बात करते बेटर है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। थोड़ा ध्यान से समझो कहना क्या चाहता हूं मैं, कि सपोज करो यहाँ पे आपका कोई कंटेनर है, ठीक है। अब मैंने पहले मेरा कंटेनर क्या था, ओपन था, अब मैंने कंटेनर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने प्योर लिक्विड ए लिया, ठीक है,
अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, प्योर लिक्विड ए ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस पे जो मेरा मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इवोपरेट हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे कुछ वेपर भी बन चुके हैं, लेट इट भी क्या बन चुके हैं, ए बन चुके हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, कहने का मतलब क्या है कि अभी जैसे सपोज करो इसमें जितना पानी था, ठीक है, और सपोज करो कि मैंने इसको खुला छोड़ा, तो पहले जितना वेट था क्या अब उतना वेट रहेगा? नहीं, ऑब्वियस बात है, कुछ मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाएंगे। मतलब पहले 50 ग्राम था तो मान लो 49.8, जब ढक्कन खुला है, लेकिन जब ढक्कन बंद है तो क्या होगा, क्या वेट कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तब क्यों? मॉलिक्यूल इवोपरेट तो हो रहे हैं लेकिन वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहे। पहले क्या था इवोपरेशन में कि भाई ओपन कंटेनर लिया था, भाई जितने थे सारे के सारे भाग गए। अभी जो मैंने लिया है वो क्या है, उतने के जितने भी इवोपरेट के सब कंटेनर के अंदर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब मैं इनिशियली टी इक्वल टू जीरो की बात करूंगा, जब मतलब कुछ भी नहीं था, तो आपके पास क्या था, मान लो टी इक्वल टू जीरो पे मान लेता हूँ रिएक्टेंट को मैं लिक्विड मान लेता, क्या मान लेता हूँ, रिएक्टेंट को लिक्विड मान लेता हूं, ठीक है। तो उस केस में रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा भैया, मैक्सिमम होगा, क्योंकि मान लो लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, रिएक्टेंट है, तो इवोपरेशन करना चालू कर, तो अपनी स्पीड में करना चालू करेगा। कुछ समय के बाद तो अब रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। अब यहाँ प्रोडक्ट में किसको डिनोट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में वेपर को डिनोट कर रहा हूँ। किसको डिनोट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट वेपर को डिनोट कर रहा हूँ। तो रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता हूँ, थोड़ा बात ध्यान से समझो कि रिएक्टेंट भी है और आपके पास प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि इस केस में रेट ऑफ इवोपरेशन तो मेरा क्या होगा, मतलब टाइम टी पे रिएक्टेंट, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है थोड़े समय के बाद वेपर बन चुका होगा, तो रिएक्टेंट तो है ही आपके पास और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चालू करेगा। थोड़ा ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने ये कंटेनर था, आपने इसको क्लोज कर दिया, और आपने जैसे ही क्लोज किया, बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे ही इस कंटेनर को क्लोज किया, अब इवोपरेशन चालू हुआ, तो जैसे मॉलिक्यूल टकराएगा तो ऑब्वियस बात है अपनी काइनेटिक एनर्जी वो लूज करेगा। अब ये क्यों होता है, देखो अगर गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वो इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, बट जब कोई गैस मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, कंटेनर से टकराएगा, तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी अपनी लूज करेगा। अगर वो एनर्जी लूज कर गया तो इसका मतलब वो फिर से किस किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब समझो बात को, क्योंकि इस बोतल में तो ना तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ना ही मैंने ड्राई एयर पास किया, ना ही इसका सरफेस एड़ा गया, तो ऑब्वियस बात है जो इनिशियल मेरा जो मैक्सिमम था, मतलब जो मेरा इवोपरेशन जिस स्पीड से होगा वो फाइनल अंत तक उसी स्पीड से होगा, मतलब उसमें तो कोई चेंजेस मैंने किए नहीं। अब होगा क्या कि जैसे मान लो भैया अब आपने क्या रेट ऑफ इवोपरेशन फिक्स रखा, लेकिन कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट एक समय तो ऐसा आएगा कि जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, और जिस सिचुएशन में जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जिस टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपके पास ये होगा कि लिक्विड तो यहाँ पे आप लिख देता, लिक्विड वेपर में जा रहा है और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होगा, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, डायनामिक इक्विलिब्रियम या फेज इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं हम इसको। याद है ये सब मैंने इक्विलिब्रियम में डिस्कशन किया भी था। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम कितने समय तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक आपके दिमाग की स्थिति सही है तब तक। मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई ये आप इस पानी को 10 साल तक रखो, ये 10 साल तक ऐसे का ऐसे रहेगा, कंडेंसेशन होते रहेगा, इवोपरेशन होता रहेगा, कंडेंसेशन होता रहेगा, इवोपरेशन होगा। अब आप बोलोगे इसमें छेद कर दूंगा मैं, तो अब तब अलग बात है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपकी दिमाग की स्थिति सही है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ में आया, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ की, तो रेट ऑफ इवोपरेशन तो मेरा क्या था भैया, फिक्स था। रेट ऑफ इवोपरेशन क्या था, फिक्स था। तो धीरे धीरे आपने क्या किया, कंडेंसेशन को बढ़ाया। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या किया आपने, बढ़ाना चलो, और एक समय के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। और इस सिचुएशन में जब जब दोनों क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। और जिस सिचुएशन में जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल ये जो वेपर मॉलिक्यूल अपर सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस
उस केस को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आई होप से यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि वेपर प्रेशर, आप किसी भी प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते भैया। वेपर प्रेशर तभी वैलिड होता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, मतलब पहली बात तो वो इक्विलिब्रियम पे ही वैलिड होता है। तो जब इक्विलिब्रियम पे स्टैब्लिश हो चुका और जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड पे, उस केस में हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर है। उस केस में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, प्रेशर exerted by the vapor found in the condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid in a closed container is known as vapor प्रेशर। ठीक है, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फाउंड इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लगता है। उससे पहले उससे बाद की बात हम बाद में करें, बट वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है और तब वेपर सरफेस ऑफ द लिक्विड पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। और इसी केस में अगर लिक्विड वाटर है तो वो वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो इन केस ऑफ वाटर, it is known as aqueous tension। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्वस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलो ओके नाउ। ठीक है, तो 1 मिनट होल्ड करना। ओके, जस्ट एक मिनट। ओके नाउ, थोड़ा ध्यान से समझो चीजों को कि क्या कहना चाहता हूं मैं। कि अब जैसे वेपर प्रेशर की बात करूं मैं, जैसे सपोज करो फिर से मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है मेरा, एस्टैब्लिश हो चुका है। थोड़ा ध्यान से समझना। तो अब जैसे सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे ठीक है कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, मैं बोल रहा हूँ 11th सेकंड पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। कितने सेकंड पे, 11 सेकंड पे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब 0 से लेकर 10 सेकंड तक जो वेपर बन रहे होंगे, ऑब्वियस बात है 0 से लेकर 1 से लेकर 10 तक भी तो वेपर बन रहे होंगे ना उस केस में, और उस समय भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। ऑब्वियस बात है कि उस समय भी जो जितने वेपर बनेंगे वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट किए होंगे। क्या मैं उसको वेपर प्रेशर नहीं बोल सकता हूँ,
बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? मैंने अभी आपको बोला भाई वेपर प्रेशर डिफाइन ही सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, बराबर? अब आप थोड़ा ध्यान से समझो कि इसका मतलब उस वो प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? तो वो प्रेशर मेरा पार्शियल प्रेशर होता है। लिक्विड का क्या होता है वो? पार्शियल प्रेशर। तो मतलब आप ये बोल सकते हो किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर उसका वेपर प्रेशर होता है। किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर उसका क्या होता है? वेपर प्रेशर। मतलब एक बार जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद वो प्रेशर चेंज नहीं होता है। वो इनफाइनाइट टाइम, तो मैंने क्या बोला, जब तक आपकी दिमाग की स्थिति सही है तब तक वो वेपर प्रेशर सेम रहेगा। आई बात समझ में? तो आई होप सो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है? तो बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स में हम चलेंगे। अभी अभी जैसे अभी आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? कि जैसे सपोज करो कि सपोज करो H2O लिक्विड और H2O वेपर के बीच में स्टैब्लिश, मतलब ये जो कंटेनर है वो H2O लिक्विड और H2O वेपर है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो इसको दिमाग खोल के, मतलब जो आपको दिमाग में रखना है, तो दिमाग का ढक्कन खोल के उस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखो, क्या कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ, मतलब वेपर प्रेशर को ना तो लिक्विड से मतलब है, ना वॉल्यूम ऑफ द वेसल से मतलब है, ना सरफेस एरिया से मतलब है, ना नेचर ऑफ लिक्विड्स किसी से कोई, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब होता है, वो मेरे से गलती हुई, वॉल्यूम से, कंटेनर से, सरफेस एरिया से, किसी चीज पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या हो सकता है? सोचो, टेम्परेचर। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीजों पे डिपेंड वो नहीं करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अब ये मैंने स्टेटमेंट दिया, उसको मैथमेटिकली मैं प्रूफ करके बताऊं। अगर मैं ये मान लो ये रिएक्शन है, मान लो ये ऐसा चल रहा है मेरे कंटेनर में, तो अगर मैं इसके केपी की बात करूं तो केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। तो इसका मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है वही तो मेरा क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ H2O। इसी को तो मैं क्या बोलूंगा? वेपर प्रेशर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? केपी के बराबर। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड ओनली ऑन। ये मैंने आपको आयनिक में केमिकल में बताया कि भाई कोई भी के वगैरह जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो ये जब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो ये भी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी और कोई फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है? तो ये पहला बात कि भाई किसी भी पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। ठीक है? दूसरी बात, अगर मान लो जो सपोज करो कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, सपोज करो उसका इक्विलिब्रियम का मतलब जो वेपर प्रेशर जो की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो है 50 mm ऑफ Hg। क्या है? 50 mm ऑफ Hg। सपोज करो कुछ कुछ तरीके से मैंने क्या किया, थोड़े से ऊपर से वेपर डाल दिए। थोड़ा सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करना, थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। पहला पॉइंट तो हमारा हो चुका है, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करता है। दूसरा कि भाई इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, और सपोज करो इस इक्विलिब्रियम का पार्शियल जो वेपर प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस और लिक्विड के ऊपर, वो वेपर प्रेशर है 50 mm ऑफ Hg। अब मैं बोला ढक्कन खोल के मैंने और वेपर डाल दिया, तो आप सपोज करो 60 mm ऑफ Hg हो गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। तो क्या उसके से वेपर प्रेशर होगा? नहीं, वो उसके से 60 mm ऑफ Hg आपका वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको हमेशा बताया कि हर सिस्टम अपने आप को क्या करता है? इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो 60 था, तो फिर से वो क्या करेगा? अपने आप को 50 लाएगा, क्या ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कंडेंसेशन में, मतलब फॉर अब पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन ये और रिवर्स डायरेक्शन ये, तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट कंडेंस हो जाएंगे, और इस तरीके से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली 60 से क्या हो जाएगा? 50 आ जाएगा। अब सपोज करो आ, अगर 40 है, अगर मान लो पहले 50 तो मेरा क्या था? वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे था। और अभी ये जो एक्सर्ट कर रहा है, मान लो अभी जो प्रेशर है जो एक्सर्ट कर रहा है वो 40 है। तो अब क्या होगा? अगेन ज्यादा से ज्यादा इवोपरेशन होगा ताकि ये 50 तक पहुंच जाए। दो बातें होंगी, ये 50 तक बातें बातें होते होते हो सकता है या तो पूरा 50 पहुंच जाए, या तो हो सकता है पूरा का पूरा लिक्विड वेपोराइज कर जाए। कहने का मतलब क्या है? जब सपोज करो 50 जाने तक के लिए आपको 4 ग्राम लिक्विड की जरूरत है। 50 जाने तक के लिए आपको कितने, और आपके पास 3.5 है, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा। बट हो सकता है कि आपको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू ना मिले। तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट पे भी कि कितना अमाउंट है भाई, इवोपरेशन के लिए उतना सफिशिएंट अमाउंट भी होना चाहिए कि ठीक है आपके पास 4 ग्राम चाहिए और आप 5 ग्राम के साथ चल रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 4 ग्राम होते होते पानी भी बचेगा और लिक्विड भी बचेगा, तो दोनों बच रहे हैं मेरे इस केस में। ठीक है? तो ये जो आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ नोट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू
maximum value of partial pressure at given temperature if partial pressure increases, if partial pressure increases if partial pressure increases after this value, partial pressure increases after this value, then some vapor will condense, then some vapor will condense, and if partial pressure decreases, then liquid will vaporize, until maximum value of partial pressure maximum value of partial pressure is obtained, yeah, all the liquid will all the liquid will vaporize। तो सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर, आपको बताया मैंने। इफ द पार्शियल प्रेशर इंक्रीज, आपको पता है 50 से 60 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन सम वेपर विल कंडेंस हो जाएंगे, फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। और यदि पार्शियल प्रेशर घट गया, मतलब 50 से 40 हो गया, तो क्या होगा, लिक्विड वेपराइज करेगा जब तक वो अपनी या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ना आ जाए, या सारा का सारा लिक्विड वेपराइज ना हो जाए। ये चीज वही चीज मैंने आपको बस लिख दी है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, वेपर pressure of any liquid depend only on and only on temperature, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो, अब जब वेपर इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा, मतलब उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और इसको वेपर प्रेशर, किसी भी प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से डिनोट करते हैं, प्योर लिक्विड का। तो पी नॉट जहां पे आ गया तो समझ लेना प्योर लिक्विड की बात कर रहा है, मतलब वो वेपर प्रेशर ही है, बट वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, पी नॉट ए या पी नॉट बी, ठीक है। तो याद रखना इन चीजों को कि इट इज डिनोटेड बाय P naught A and P naught B. It is denoted by P naught A and P naught B, and its numerical value will be given in the प्रॉब्लम। मतलब पी नॉट ए पी नॉट बी से हम डिनोट करते हैं वेपर प्रेशर किसी भी प्योर लिक्विड को, और ये क्या होता है, न्यूमेरिकली आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ
any liquid does not depend upon does not depend upon amount of liquid comma volume of vessel and size comma shape of कंटेनर। ठीक है, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का ना तो अमाउंट पे डिपेंड करता, ना वॉल्यूम पे, ना शेप और साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करता। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इन सब चीजों के कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा है हाई लेवल वो, बट अगर समझ गए तो वेल एंड गुड है, छोड़ भी सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है, इसमें मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, बट समझने की कोशिश करो, थोड़ा आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। हालांकि एम्स लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर नीट का कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार करेगा तो वो इस लेवल पे तैयार कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, समझो बात को, कि भाई मैं अभी बोल रहा हूँ गिव्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। गिव्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या मेजरमेंट करता है? केमिकल म्यू को मेजरमेंट करता है, मतलब केमिकल पोटेंशियल हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? केमिकल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम इसको? केमिकल पोटेंशियल। तो किसी भी गिव्स एनर्जी मॉलिक्यूल का मतलब डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी हुआ। अब मान लो किसी अपर लेयर पे से, सपोज करो यहीं पे, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लो अपर लेयर है और ऊपर में भी वेपर है मेरे पास। ठीक है, वेपर है मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा कि किसी भी अपर लेयर में गिव्स एनर्जी मॉलिक्यूल का जैसा वो डिक्रीज होता है तो किस में कन्वर्ट होगा? मान लो अपर लेयर के मॉलिक्यूल की गिव्स एनर्जी बहुत ज्यादा घट गई, तो ऑब्वियस से बात है गिव्स एनर्जी घटने का मतलब उसका स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, किसमें? वेपर में कन्वर्जन। तो गिव्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या बताता है? उसकी केमिकल पोटेंशियल, मतलब उसके केमिकल, मतलब उसका केमिकल पोटेंशियल मतलब केमिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? मतलब आपको ये पता होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना मतलब फिजिकल चेंज भी एक तरीके का वो केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो उसी की बात कर रहा है। एक्चुअली पोटेंशियल मतलब क्या? उसकी अपने आप की स्टेट चेंज करने की वो क्षमता को बताता है। तो वही गिव्स एनर्जी क्या मेजरमेंट है भाई? केमिकल पोटेंशियल का मेजरमेंट। म्यू से हम जिसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ठीक है, और अगर म्यू नोट है मतलब वो प्योर लिक्विड का है। क्या है वो? प्योर लिक्विड का है। ठीक है, म्यू नोट है मतलब उसमें सिर्फ लिक्विड ही है, प्योर लिक्विड और कुछ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बात ध्यान से समझना कि द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, द टेंडेंसी ऑफ molecule to change its state is called fugacity। ठीक है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को अपने अपने स्टेट, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी अपने स्टेट को चेंज करने की टेंडेंसी क्या होती है? फुगैसिटी। फुगैसिटी इज नथिंग बट, इसको मैथमेटिकली हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं हम उसको फुगैसिटी है। आई बात है? तो बेसिकली आप बोलते हैं गिब्स एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि उसकी वो क्षमता बताएगा अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट की चेंज करने को, या तो म्यू बोलो या तो फुगैसिटी बोलो, उसका मतलब वही होता है। तो ऐसा जो सपोज करो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, फॉर लिक्विड टू वेपर, फॉर लिक्विड टू वेपर। तो आई होप से समझ में आया कि भाई किसी अपर लेयर मॉलिक्यूल की अगर गिब्स एनर्जी घटी तो इसका मतलब उसका फुगैसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फुगैसिटी की वैल्यू बढ़ने का मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ना। म्यू क्या कहता है भैया? म्यू कहता है भाई उसकी क्षमता एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियस बात है, गिब्स एनर्जी डिक्रीज की तो फुगैसिटी बढ़ेगी, या तो या फुगैसिटी बोलो या म्यू बोलो, दोनों क्या होते हैं? बढ़ जाएंगे। तो फॉर लिक्विड टू वेपर की बात करो, एक इक्वेशन होता है म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स। हालांकि ये फॉर्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं, बट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो थोड़ा बात से समझना ध्यान से। म्यू और म्यू नॉट मेरा क्या है? प्योर लिक्विड। और म्यू क्या है मेरा?
म्यू क्या है मेरा, वेपर प्रेशर एट एनी कंडीशन, और म्यू नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, तो बात समझना, अगर एक्स की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 कब हो सकता है, जब क्या हो मेरा, प्योर लिक्विड हो। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट। तो कहने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर किसी भी प्योर लिक्विड का क्या होता है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है। अगर आपने इसमें कुछ मिला दिया तो ऑब्वियस सी बात है एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी, और जब 1 से कम होगी तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, म्यू नॉट से कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि लिक्विड का मतलब मतलब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे सिर्फ लिक्विड ए है, मेरे पास प्योर लिक्विड ए लिया, लेकिन उसमें मैंने कुछ NaCl मतलब डिसॉल्व कर दिया, ऊपर ए भी आएगा, Na प्लस भी आएगा, ए आएगा, फिर Cl माइनस आएगा, क्योंकि डिसॉल्व हो चुका है। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में नमक आ चुका होगा। तो पहले मान लो 50 थे, अब 25 ही है, तो अब 25 ही तो वेपर बनेगा ना। तो ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, घट चुका है। तो ये मैथमेटिक, मैं चाहता तो आपको थ्योरेटिकली समझा सकता था इस चीज को, बट मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया। भाई वेपर प्रेशर किसी भी प्योर लिक्विड का क्या होता है, सबसे मैक्स, सबसे ज्यादा तरीके। अगर आप इसमें कुछ मिला दोगे, मतलब आप कैसे भी कुछ, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ये टर्म, तो आप ऐसे भी समझो भाई प्योर लिक्विड का तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अपर सरफेस में सिर्फ एक ही लिक्विड है। लेकिन अगर आपने नमक या चीनी उसमें डिसॉल्व कर दिया, तो अपर सरफेस पे क्या आ जाएगा, चीनी या नमक आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है चीनी और नमक की तोड़ने की टेंडेंसी होती नहीं है। ठीक है, तो अपर पहले 50 मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते थे, अब शायद 25 मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, हमेशा याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होता है। आई बात समझ में? तो आई होप सो ये तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो इसमें एक ही फैक्टर आता है, वो आता है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे फैक्टर पढ़ने नहीं है, तो इसमें एक ही आता है नेचर ऑफ लिक्विड। अब ऐसे समझो आप, जैसे सपोज करो इस कंटेनर में मेरे पास H2 है, और इस कंटेनर में मेरे पास C2H5OH है। तो अभी से बात है C2H5OH और C2H5OH, ये बॉन्ड मेरा क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और H2 और H2 के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये थोड़ा सा बॉन्ड क्या होता है, एज कंपेयर टू दिस स्ट्रांग होता है। तो मैं अब ऐसे समझो, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा तो उड़ने की टेंडेंसी कम रखेगा, और उड़ने की टेंडेंसी कम रहेगा तो वेपर प्रेशर, वेपर कम बनेगा। जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्योर लिक्विड का जो वेपर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर इथेनॉल के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे आप सेकंड एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इसमें है C2H5OH, दूसरा आ जाएगा CH2OH, CH2OH, CH2OH और CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लाइकोल। और इसको हम बोलते हैं ग्लिसरीन। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लिसरीन। तो ऑब्वियस से बात है, जैसे मान लो ये A है, ये B है, और ये C है। तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑब्वियस बात है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा A का होगा, उसके बाद B का, और सबसे कम किसका होगा बेटा, C का होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है
force of attraction between molecule. Okay, ठीक है। तो यहाँ तक चीज आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ substance on the basis of वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ऐसे समझो बात को कि हम क्या करते थे कि आपको याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको समझाया था एक बात कि हम सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमने क्या बोला था, एक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस के दो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अगर वो हमने अल्फा के अकॉर्डिंग डिसाइड किया, बट सॉल्यूशन में भी हम सब्सटेंस को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। दो टाइप से क्या होता है भैया, जो सब्सटेंस जिसका अपना खुद का एक वेपर प्रेशर का वैल्यू होता है, तो वो होता है वोलाटाइल सब्सटेंस। मतलब जो सिंपल से बात है, जो सब्सटेंस उड़ने की टेंडेंसी रखता है तो वो वोलाटाइल होगा, जो नहीं उड़ने की टेंडेंसी रखता है वो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल कौन कौन सा था भाई, पानी है उड़ने की टेंडेंसी रखेगा, शहद है भले उड़ने की कम रखता है, थोड़ा बहुत तो शहद उड़ ही सकता है, पेट्रोल है, ठीक है, तेल है, तेल को आप गर्म कर दो देखो वो भी उड़ने की टेंडेंसी। तो जितने भी लिक्विड्स है सारे के सारे वोलेटाइल नेचर के होते हैं, लेकिन जितने भी सॉलिड्स होते हैं, एक सॉलिड को छोड़ के बाकी सारे सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो आइस जो होता है वो कंप्लीटली नॉन वोलेटाइल नहीं है। आइस जो है वो कंप्लीटली नॉन वोलेटाइल नहीं है। नॉन वोलेटाइल का कहने का मतलब देखो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग तो नॉन वोलेटाइल हम डिफाइन कर देते हैं, बट एक नॉन वोलेटाइल का डेफिनेशन एक ऐसे भी जो हायर मतलब अच्छे लेवल की बुक में आप जाओगे तो वेपर उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उन्होंने क्या बोला कि भाई एक ऐसा सॉल्यूट जो अपने सॉल्यूशन स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता, मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जो अपने सॉल्यूशन स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता, वो सॉल्यूट का पार्टिकल सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, वो वेपर स्टेट में कभी भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे आपने क्या किया, विक्स लो, विक्स को गर्म पानी में देखो, आप जैसे डाल दो तो उसका वेपर तुरंत बन जाता है वेपर। लेकिन वही आप चीनी का सॉल्यूशन लो, ठीक है, और उसको इवेपोरेट करो और भाप लो, तो आपको क्या लगता है चीनी वाला पानी आपको मतलब चीनी वाला वेपर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, चीनी नीचे जम जाएगा वो लगे तो, लेकिन वो वेपर बन के कभी भी ऊपर नहीं आएगा। आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो आइसक्रीम में ऐसा थोड़ी ना कि चीनी अंदर तक घुस जाता है, वो आइस के ऊपर रहता है। आइसक्रीम में चीनी जो होता है वो आइस के ऊपर रहता है, बट वो अंदर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है। तो जब आप आइसक्रीम को गर्म भी करोगे तो आपको चीनी वाला भाप थोड़ी ना मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, वो लिक्विड जो भी दूध वगैरह हो उसी का वेपर आपको मिलेगा, बट चीनी कभी भी वेपर में जा ही नहीं सकते बिकॉज इट्स अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, चीजें डिवाइड करी है। ठीक है, तो पहला है मेरा वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस हैविंग डेफिनाइट substance having definite value of वेपर प्रेशर, मतलब उनका पी नॉट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लिख दो, एग्जांपल लिख सकते हो H2O, इसका लिख सकते हो आप मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, C6H6 टॉल्विन। ठीक है, टॉल्विन भी आपका क्या होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर substance having no
tendency for vaporization, substance having no tendency for vaporization, तो इसका पी नॉट को, इसका पी नॉट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। बट इसका पी नॉट का वैल्यू कभी भी जीरो, भले कम हो ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है उसका हमेशा वेपर प्रेशर क्या माना जाता है, जीरो, जीरो माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा मैं लिख देता हूं कि सॉलिड्स आर assumed to be non volatile सब्सटेंस। अब ऐसे कौन से सॉलिड नॉन वोलेटाइल, देखो जो कॉमन सॉलिड, ऐसे बहुत सारे सॉलिड है यार, तो सब हमको काम में नहीं है, हमको जो काम में हम उसी की बात कर रहे हैं। पहला है मेरा यूरिया, ठीक है। दूसरा मेरा है ग्लूकोज, ठीक है। तीसरा क्या है, सुक्रोज। ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे नॉन वोलेटाइल, ये कभी उड़ने की टेंडेंसी नहीं रहता। जब किसी भी इस वाटर में आप या किसी भी लिक्विड में आप इनको डालते हो तो अभी समझ में आया क्या, वाला प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन इनको डालने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, क्या क्या समझाना क्या चाहता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये मेरा ठीक है। अच्छा सॉरी यार, हम लोग नेचर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ही पढ़ रहे थे ना, तो फैक्टर अफेक्टिंग में ये आ गया है। तो पहला था मेरा नेचर ऑफ लिक्विड, जो मैंने आपको बता दिया था, और नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर ही आता था ये। और सेकंड फैक्टर है मेरा टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर हम जो कंटिन्यू कर रहे थे ना, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेकंड फैक्टर है मेरा टेम्परेचर, ठीक है। तो मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट होगा। जैसे जैसे इवापोरेट होता है आपको वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, kinetic energy of molecule increases due to which attraction between molecule, attraction between molecule decreases and vapor pressure increases। तो बोल सकते हो वेपर प्रेशर हमेशा टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब इसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, तो इसका एक साइंटिस्ट ने, हालांकि सिलेबस इसका डेरिवेशन हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, बट आप खाली सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या होता है, तो याद रखना इसका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी कहते हैं। एक्चुअली वो क्या आता है, डी ऑफ एलन ऑफ वेपर प्रेशर बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय आर टी स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअली में इसका ये होता है, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इन दोनों को आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया, ठीक है, और dt यहाँ ले जाओ, dt क्या करो, यहाँ ले जाओ। जब आप इनको इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा ln ऑफ vp, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर टी प्लस के। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है, मतलब वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। तो आप ग्राफिकली अगर मैं सिर्फ बात करूं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। और अगर मैं बात करूं एलन एलन ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरीके से, 1/t, सॉरी माय मिस्टेक, ये t है और ये 1/t है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन आप समझ सकते हो, एल सिर्फ वेपर प्रेशर और एलन है तो ये e2 में जाएगा, एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऐसा रहेगा। और अगर एलन और वीपी और 1/t का ग्राफ लोगे तो ये कुछ ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं T इक्वल टू T1 है, ठीक है, और उस केस में वेपर प्रेशर मान लो P1 है उस केस में, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, ln ऑफ P1 बराबर होगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H1 बाय RT1 प्लस के, ठीक है, ये पहला इक्वेशन बना। और मान लो T इक्वल टू T2 पे वेपर प्रेशर क्या है मेरा, P2 है, तो ये क्या ग्राफ इक्वेशन बनेगा, ln ऑफ P2 बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा H1, डेल्टा H चेंज नहीं किया मैंने, कि डेल्टा H टेम्परेचर से मैं ऐसा मान के चलो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मान के चलो, होता नहीं है बट ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा मैं मान के चलो, क्योंकि जब आप किसी दो चीज का चेंज करते हो तो जब किसी चीज का वेरिएशन आप पढ़ते हो तो बाकी अदर फैक्टर आपको क्या रखने पड़ेंगे, कांस्टेंट। तो जब आपको प्रेशर का वेरिएशन रखना है तो टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन देखना है, तो एंथैल्पी आपको क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, RT2 प्लस के, ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ln P1 माइनस ln P2 बराबर ये हो जाएगा माइनस डेल्टा H बाय R T2 प्लस डेल्टा H बाय R T1। तो आप ये देखोगे तो ये इक्वेशन बनेगा log ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो आप देख रहे हो ये इक्वेशन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये सेम इक्वेशन है। आपको याद है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, देखो ये यहाँ पे आगे बस प्रेशर केपी वगैरह की जगह वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली किस पर डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है, ठीक है। तो और एक मिनट जस्ट होल्ड करना, ठीक है। तो एक तो बाकी चीजें, हाँ, तो ऐसा बोल सकते हो कि क्योंकि ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पे जो चीजें डिफाइन होती है, जैसे केपी, केसी, के बी, ठीक है, के एच, के डब्ल्यू, ये फॉर्मूला इन सब में क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या है कि आइडियल गैस इक्वेशन as laws, ideal gas law are not applicable on वेपर प्रेशर। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होता है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आइडियल गैस लॉ कौन कौन से होते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वो बेटा वेपर प्रेशर पे कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई बात समझ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीजों को आप याद रखिएगा कि आइडियल गैस लॉ कभी भी वेपर प्रेशर पे वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो आई होप तो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी चीजें आई होप तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।